अब तक मैंने सुना था और मैं समझता था कि कस्टमर इज़ ऑलवेज गॉड, बट आज एक क्लाइंट ने जो हमारे साथ किया उसके बाद मेरा थोड़ा सा विश्वास इस चीज़ से हिल गया है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी ये जो घटना मेरे साथ हुई ये आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए और आपके व्यूज़ भी जानने चाहिए इस बारे में कि जो हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप पूरी घटना सुनिए। मिड ऑफ 2023 की बात है कि मेरी बातचीत टेलीफोनिकली एक क्लाइंट से होती है जो मॉरिशस में रहते हैं बट दिल्ली बेस्ड हैं और उनको कोई प्रॉपर्टी गुड़गांव में परचेज़ करनी थी। तो जब बातचीत हमारी होती है तो वो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, उसके हिसाब से मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। ये वर्किंग का जो सिलसिला है लगभग 2 महीने तक चलता है। मैं उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करके उनको व्हाट्सएप पे भेजता रहा। हमारी आपस में टेलीफोनिकली बात होती रही। इस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट को लेके मैं अपनी वर्किंग करता रहा। फिर उन्होंने उनमें से कुछ 5-7 प्रॉपर्टीज शॉर्टलिस्ट की और मुझे बताया कि मेरी फैमिली जो है वो दिल्ली में रहती है, तो मैं अपने ब्रदर और अपनी फैमिली को विज़िट के लिए भेजता हूँ। फिर उनकी फैमिली और उनके ब्रदर जो हैं वो विज़िट करने के लिए मेरे पास आते हैं ऑफिस में। मैं उनको वो जो शॉर्ट लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ थी वो विज़िट कराता हूँ। ये जो विज़िट का जो सिलसिला है ये भी 3 या 4 बार होता है। 3 या 4 बार मैं उनको मेट्रो स्टेशन से लेके आता हूँ, पूरे दिन उनके साथ रहता हूँ, उनको प्रॉपर्टीज़ विज़िट कराता हूँ। साइट पर जाकर हम वीडियो कॉल करते हैं जो मेरे क्लाइंट हैं उनके पास जो बाहर रह रहे हैं और उनको भी वो प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सारी डिटेल्स उनके साथ उस प्रॉपर्टी की शेयर करते हैं। 3-4 विजिट्स के बाद उन्होंने एक प्लॉट शॉर्टलिस्ट किया कि ये प्लॉट हमें पसंद है और अब मैं मॉरिशस से इंडिया आता हूँ और हम बैठ के इसको परचेज़ करने का प्लान करते हैं और इसकी मीटिंग करते हैं। कुछ दिन बाद लगभग अगस्त में वो इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद वो मेरे पास ऑफिस में आते हैं। हम लोग फिर से वो प्रॉपर्टी विज़िट करते हैं, जो उन्होंने प्लॉट्स सेलेक्ट किया था उसको भी विज़िट करते हैं। उसके अलावा भी बाकी जो कुछ शॉर्ट लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ थी वो भी विज़िट करते हैं ताकि एक कंक्लूसिव एनालिसिस पे पहुँचें कि फाइनली किसको परचेज़ करना है। लास्ट में जाके इन द एंड ऑफ अगस्त वो बताते हैं कि जो सेक्टर 46 में हमने 342 गज का प्लॉट 18 मीटर पे फाइनल किया है, अब हमें उसको परचेज़ करना है, तो आप उसकी मीटिंग प्लान कीजिए। राखी के आसपास मैं सेलर से बात करके उसकी मीटिंग फिक्स करता हूँ। मीटिंग का हमें टाइम मिलता है, डेट मिलती है। जो मीटिंग की डेट थी उस दिन लगभग 11 बजे के पास मैं अपने इस क्लाइंट के पास फ़ोन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि वो किस टाइम मीटिंग में पहुँच जाएंगे। तो वो आगे से बोलते हैं कि जी आप मीटिंग कैंसिल कर दीजिए, आज हम नहीं आ पाएंगे, आप 1-2 दिन बाद का टाइम जो है मीटिंग का ले लो और उस दिन जो है हम इसके लिए मीटिंग करेंगे। मैं उनकी बात से कन्विंस हो जाता हूँ और सेलर को फ़ोन करता हूँ कि जी आज की मीटिंग जो है वो हम पोस्टपोन कर रहे हैं और हम कल या परसों की मीटिंग जो है वो रखेंगे। अब फिर से मैं दोनों पार्टियों से कोऑर्डिनेट करके हम एक और मीटिंग की डेट फिक्स कर लेते हैं। जब अब इस नई डेट पर सुबह मैं पहले सेलर के पास फ़ोन करता हूँ तो सेलर आगे से बताते हैं कि जी वो प्लॉट मैंने कल मेरी किसी पार्टी से मीटिंग थी और मैंने उनको बेच दिया है। अब यहाँ मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक की थी कि मैंने कहा ये प्लॉट जो है पिछले लगभग 6-7 महीने से मार्केट में सेल के लिए था। कोई दूसरी पार्टी आई थिंक जहाँ तक मुझे आइडिया था नहीं थी इस प्लॉट के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ही पार्टी ने ये प्लॉट और किसी और चैनल से परचेज़ कर लिया है। तो मैंने वहाँ पर सेलर से ये चीज़ कंफर्म की। मैंने कहा जी आपने जिस पार्टी को प्लॉट बेचा है क्या उसका नाम बता सकते हैं? तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसके बाद मैंने अपनी पार्टी के बारे में पूछा कि मैंने कहा जी मेरी जो पार्टी है वो एक NRI हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, ये उनका नाम है, तो क्या इन्होंने परचेज़ किया है? तो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इन्होंने परचेज़ नहीं किया, कोई और पार्टी है जिसने
परचेज़ किया है। मैं उनकी बात पे यकीन करता हूँ। उसके बाद अपने क्लाइंट को ये चीज़ बताता हूँ। मैंने कहा सेलर कह रहा है कि कल उन्होंने उस प्लॉट को बेच दिया है। इसके बाद मेरी फिर से अपने इस क्लाइंट से बात स्टार्ट होती हैं, तो ये बोलते हैं कि जी कोई और चीज़ देखो। तो मैं कुछ और चीज़ों पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। ये बोलते हैं कि जी अब मुझे वापस मॉरिशस जाना है, तो फिर दोबारा जब आना होगा तब कोई और चीज़ देख के हम उसको परचेज़ करने का प्लान करेंगे। इन बिटवीन इनके ब्रदर से भी मेरी बातचीत होती रहती है। वो बोलते हैं कि जी अब भाई साहब कह रहे हैं कि गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं करेंगे, नोएडा की तरफ एक्सप्लोर करेंगे। तो जब उन्होंने नोएडा का नाम लिया तो मैंने अपनी वर्किंग जो है वहाँ पे बंद कर दी इस क्लाइंट के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक चीज़ चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑल सडन दो हमने मीटिंग की डेट फिक्स की, उसके बाद ऑल सडन ऐसा हो गया कि प्लॉट जो है वो सेल हो गया। बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन अब मेरे पास कोई भी ना तो सोर्स था, ना मैं अगर किसी से बात करना चाहता तो ना कोई आगे से मुझे बताने वाला था कि कौन बायर है। ना मेरे क्लाइंट ने मुझे ये चीज़ बताई कि हमने ये चीज़ परचेज़ कर ली है। उसके बाद हमारी आप बीच में कोई बातचीत नहीं होती। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ हुड्डा में, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि हुड्डा की साइट पर जाकर हम किसी भी प्लॉट का या प्रॉपर्टी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस प्लॉट का स्टेटस चेक किया और जो मुझे पता चला कि अभी एट प्रेजेंट जो ओनर हैं वो वही हैं जो मेरे क्लाइंट थे, जिनके लिए मैं मीटिंग्स फिक्स कर रहा था, जिन्होंने पहली मीटिंग कैंसिल कर दी। दूसरी मीटिंग में सेलर ने कहा कि प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई इस चीज़ पे। तो पहले मैंने सेलर के पास कंफर्म किया। मैंने कहा सर आप मना कर रहे थे इस चीज़ के लिए, लेकिन आपने तो उसी पार्टी को बेचा जो मेरी पार्टी थी। तो बोले कि नहीं मेरे को पता नहीं चला, वो मैंने गलती से मना कर दिया, या जो भी कुछ उन्होंने अपने एक्सक्यूज़ेस बताए। उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट के पास फ़ोन किया। मैंने कहा आप कह रहे थे कि अब हम नोएडा की तरफ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़। पहले मैंने उनसे पूछा भी क्या गुड़गांव में आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो उन्होंने मना कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं हमने कोई परचेज़ नहीं की है। फिर उसके बाद जब मैंने उनके सामने वो प्रूफ रखे, व्हाट्सएप पे सेंड किए, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने परचेज़ कर लिया, किसी और चैनल से परचेज़ किया। तो फिर बातचीत हुई कि जब मैं 3 महीने से मेहनत कर रहा था और आपकी मीटिंग्स भी फ़िक्स कराई थी, आपने मेरी मीटिंग की डेट पे मीटिंग भी नहीं की, और उसके बाद से आज तक आपने कभी ना इस चीज़ के बारे में मुझे बताया। तो ऐसा क्यों किया, क्या इसके पीछे रीज़न्स थे? तो वो जैसा कि हमेशा होता है कि जब अगर किसी ने कोई गलती की और वो पकड़ी जाए तो आदमी गोल मोल बातें करने लग जाता है। उनकी तरफ से भी वही हुआ। 2 दिन से इस चीज़ को लेके बड़ी उथल पुथल चल रही थी। मैंने उनको बीच में कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो जैसा कि वो बता रहे थे कि नहीं हमने तो 1 महीने बाद आके परचेज़ किया है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि अगर आपके पास उस चीज़ का कोई डॉक्यूमेंट है या कोई प्रूफ है तो आप वो शेयर कर दीजिए। मैंने उनसे मिलने का टाइम मांगा। दिल्ली वो रहते हैं। मैंने कहा हम दिल्ली आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, बातचीत करते हैं एटलीस्ट क्यों ऐसा हुआ। उसके लिए भी उनका अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो एक तो शायद यहीं से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ सामने वाले ने कोई तो गलती की है। लेकिन अब मेरे मन में जो सवाल घूम रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप सबसे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए और आपसे पूछना चाहिए कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे जो पहली चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि क्या ये गलत नहीं है कि 3 महीने से एक क्लाइंट हमसे मेहनत कराता है, मीटिंग्स की डेट फिक्स करता है, फिर मीटिंग कैंसिल भी करता है, और उसके बाद फिर से मीटिंग फिक्स करते हैं, और फिर उसके बाद वही डील हमसे ना करके किसी और चैनल से उस डील को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दूसरा जो सवाल है, क्या ये बार बार जो मेरे क्लाइंट ने हमसे झूठ बोला कि अब पिछले 4 महीने से कि जी हम गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर रहे, अब तो हम नोएडा की तरफ प्रॉपर्टी देख रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इवन 2 दिन पहले भी जब मुझे कंफर्म हुआ और उसके बाद मैंने पूछा कि गुड़गांव में क्या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो भी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड झूठ बोल दिया कि हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं की। तो क्या ये सही है या गलत है? तीसरी चीज़,
जब अब मैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और मैं उनको बोल रहा हूँ कि जी मेरे पास जो प्रूफ था मैंने दिया कि सेम प्रॉपर्टी आपने परचेज़ कर ली है, तो क्या अगर वो सही हैं तो उनको भी ये चीज़ मेरे सामने रखनी चाहिए कि नहीं, मैंने ये जो प्रॉपर्टी है 1 महीने बाद ली है या 2 महीने बाद ली है। क्योंकि हर कोई प्रॉपर्टी जब भी हम खरीदते हैं तो टोकन की रसीदें होती हैं, बाकी भी और चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो क्या आज ऐसा करके वो सही कर रहे हैं? तो मुझे पूरी उम्मीद भी है और इंतज़ार भी है कि आप इस पूरी चीज़ को लेके क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे के लिए एटलीस्ट हमारे लिए एक सीख हो और हम उन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से क्लाइंट्स के साथ जो हमारा पूरा फॉलोअप जो रहता है उसको आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग अगर मुझे जितने भी लोग फॉलो करते हैं या जितने भी लोग मुझे देखते हैं उन सब से, कि अगर आपको किसी भी डील में ऐसा लगता है किसी भी स्टेज पर कि आपका डीलर गलत है या उसका व्यवहार गलत है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोलिए कि जी हमें आपका तरीका पसंद नहीं आ रहा और अब हम जो है आपके थ्रू प्रॉपर्टी ना लेके किसी दूसरे डीलर को अप्रोच करेंगे और वहाँ से ये चीज़ ख़रीदेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बुरा लगेगा। दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपको कभी भी लगता है कि जो डीलर हमारे साथ एसोसिएटेड है उसके साथ अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं, तो ये भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके मुंह पर बोल सकते हैं। क्योंकि सामने अगर आप क्लियरली किसी को कोई चीज़ बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका बुरा मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी ये एक बिज़नेस है या हमारे लिए भी जो एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो हम भी इस चीज़ को गलत ना लेके सही तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि अगर आप में से कोई आके हमें अगर कोई 2-4 चीज़ें सिखाता है तो हम सीखने की कोशिश भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके डीलर ने आपको कोई गलत चीज़ बताई है, चाहे वो रेट के बारे में या प्रॉपर्टी की डिटेल्स के बारे में, तो वो भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोल सकते हैं। और इन दैट केस मुझे नहीं लगता कि आपको उस प्रॉपर्टी की मीटिंग के लिए उस डीलर के साथ जाना चाहिए और मीटिंग्स जो हैं शेड्यूल करनी चाहिए या मीटिंग्स की डेट फिक्स करनी चाहिए। क्योंकि ये तो आपको पहले ही पता चल गया कि डीलर ने जो है हमारे साथ कुछ गलत चीज़ें बताई हैं या कुछ गलत बातें बताई हैं या प्रॉपर्टी की कुछ गलत डिटेल शेयर की हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको डीलर को फ़ोन करके ये कहना चाहिए कि जी आप मीटिंग फ़िक्स कर लो, और जब मीटिंग फ़िक्स हो जाती है फिर उसके बाद कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर आपने किसी डीलर के साथ कोई चीज़ फाइनलाइज़ कर ली या कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज़ कर ली, तो आपको अपने डीलर को पूरा मौका देना चाहिए, मीटिंग के लिए भी उसको टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने आज बोला किसी अपने डीलर को जो आपके साथ एसोसिएट है कि कल हमारी मीटिंग करा दो, हो सकता है सेलर अगले 1 दिन या 2 दिन मीटिंग के लिए अवेलेबल ना हो या कहीं बाहर हो, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो फंसा हुआ हो, तो बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि शायद आप आगे से जब भी किसी डीलर के साथ एसोसिएट होंगे, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे थ्रू कोई डील परचेज़ करो, अगर आपको मैं सही लगता हूँ तो आप मेरे थ्रू डील परचेज़ करो, तो हमेशा अपने डीलर को एक सफिशिएंट टाइम दें मीटिंग शेड्यूल करने के लिए। हाँ, अगर आपने इनफ टाइम दिया और उसके बाद वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करा पाता, तब आपका राइट है कि आप वो चीज़ किसी दूसरे डीलर से भी परचेज़ कर सकते हैं या किसी दूसरे डीलर को भी अप्रोच कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप इस चीज़ को एटलीस्ट फॉलो करें, ताकि हम सबके आपस में जो रिलेशंस हैं वो बड़े अच्छे रहें। मेरे पास बहुत सारे तो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आज तक मुझसे कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं की, दूसरे डीलर्स से प्रॉपर्टी परचेज़ की, लेकिन उसके बाद भी या मेरे पास आके बैठते हैं, फ़ोन पे भी मेरे से बात करते हैं, चीज़ों के बारे में अगर कुछ पूछना होता है तो भी फ़ोन करके पूछ लेते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि वहाँ पर ये मैटर ही नहीं करता कि वो मेरे क्लाइंट हैं या नहीं हैं, वो मुझसे प्रॉपर्टी लेंगे या नहीं लेंगे।
मैं हमेशा उन लोगों को मेरे से जितना भी हेल्प हो सकता है या जितनी भी मैं उनको उनकी चीज़ों में असिस्ट कर सकता हूँ, मैं करने की कोशिश करता हूँ। इवन कुछ क्लाइंट्स को तो मैंने यहाँ तक भी असिस्ट किया है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्रैंकली ये चीज़ बताई कि हम किसी दूसरे डीलर से ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ हमारी डील चल रही है, लेकिन इन बिटवीन डील में जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ पूछने की, कुछ समझने की, तो हम आपके पास कॉल करेंगे। तो आगे से चल के जब भी उनका कॉल आया मैंने उनको हेल्प आउट किया है। सबसे लास्ट में एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अब हमें ये जो हमारे साथ घटना घटी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इसको भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए और हमेशा आगे ऐसे जो क्लाइंट्स, हालांकि ये हज़ारों में कोई एक आधा ऐसा क्लाइंट होता है, मैं आज भी नहीं मानता कि इनका नंबर कोई बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में या लाखों में कोई इक्का दुक्का ऐसे क्लाइंट होते होंगे। तो अब आपने मुझे बताना है कि हमें इसको भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर इस क्लाइंट को पब्लिकली एक्सपोज करना चाहिए, ताकि आगे एटलीस्ट ये क्लाइंट किसी और के साथ ऐसा ना कर पाए और जो भी आगे कोई इनकी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए कोई बायर इनसे मिले या ये किसी दूसरी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए किसी सेलर से मिले या किसी ये दूसरे डीलर के साथ एसोसिएट हों, तो वो लोग इनका हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि आजकल वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया पे ये एक्सपोज का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है और हर तरफ जहाँ भी हम देख रहे हैं लोग जो भी उनके सामने गलत हो रहा है उसको, या वो महसूस कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, उसको एक्सपोज करने की सोशल मीडिया के थ्रू अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तो हमारा भी एक ऐसा ही एक एफ़र्ट है, लेकिन हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप जो कहेंगे हम वही करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।